तो रेरा हमारे लिए एक माँ जैसी है, हर चीज का एक सोल्यूशन लाती है, हर चीज का एक सेटिस्फेक्शन लेके आती है। सामान्य आदमी एक 1-2 बेडरूम में रहेगा तो उसको अच्छी घर मिलनी चाहिए, उसको एक अच्छा ये चीज होना चाहिए। पैसा उसी प्रोजेक्ट में जा रहा है और उसी प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तो वो एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नए कस्टमर का भी और एग्जिस्टिंग होम डेवलपर का भी रह जाता है, तो उसमें बहुत फायदा होती है। नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। अगर आपने घर बुक किया हो और आपके मुताबिक, आपके पसंदीदा और आपके समय अनुसार आपको घर मिल जाए तो बस उसमें क्या बात है। तो आज मुंबई के डेवलपर्स इस पे कितने खरे उतर रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं एमएमआर रीजन के रियल एस्टेट डेवलपर्स की एपेक्स बॉडी एमसीएचआई क्रेडाई के प्रेसिडेंट डोमिनिक रोमल। डोमिनिक जी, स्वागत है आपका मेरे साथ हमारे खास कार्यक्रम में। तो जैसे मैंने कहा कि हम देख रहे हैं कि सब ऑन टाइम डिलीवरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात कही जाती है, लेकिन क्या अब वो सूदिंग हो गया है? मुंबई में कैसा माहौल है? निशा, पहले आपको नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू टुडे। पॉइंट कैसा है निशा कि अब रेरा समय पे नहीं, समय के पहले दे रही है। तो अब ये रेरा को 7 साल हुए और 7 साल में प्रगति इतनी हुई कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आई थी, जो जूनियर प्रोजेक्ट है उसका कभी टाइमलाइन फिक्स ही नहीं था। और अभी फिक्स करने के बाद कुछ जो दुविधा आई थी वो दुविधा पूरी हो गई। अभी हर आदमी जब नया कोई डाल रहा है, आज से 7 साल में सबकी प्रोजेक्ट मोरलेस कंप्लीट हो गए और जो अभी नया डाल रहा है तो वो इसकी जो प्रॉब्लम्स है कि भाई इस अप्रूवल के लिए इतना टाइम लगता है, आज रेडी से नहीं मिल रही, तो वो टाइमलाइन रख के आज बिफोर टाइम डिलीवरी दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7 साल में जितनी दिक्कतें आनी थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, मतलब रेरा स्टेबलाइज हो गया है। रेरा स्टेबलाइज हो गया है 3-4 साल पहले, पर अभी रेरा इवॉल्व हो रही है, रोज नई नई चीज़ें ला रही है जिसमें कस्टमर की एक सेटिस्फेक्शन आ रही है, उनकी एक प्रिडिक्शन वैल्यू हो रही है, इसमें इनकी क्वालिटी की जो चाहत है वो पूरी हो रही है। उसमें जो बिल्डर है उसको भी आज मालूम पड़ रहा है कि वो कौन सा ग्रेड का बिल्डर है, कि उसके टाइमलाइन के मुताबिक उसकी कैश फ्लो, ये सब चीज रेरा इज नॉट ओनली अबाउट डिलीवरी, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द फाइनेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज मोर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिसिप्लिन है बिल्डर के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हम कह सकते हैं कि ये मदद जो कर रहा है वो अभी होम बायर्स को कर रहा है, लेकिन क्या डेवलपर्स के लिए भी उतना मतलब इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है, मददगार बनता जा रहा है? बिल्कुल मददगार बन रहा है। मैं तो ये बोल रहा रेरा इज अ कैटलिस्ट नॉट ओनली फॉर डेवलप फॉर द कस्टमर। रेरा खाली ग्राहक के लिए नहीं, पर आम बिल्डर के लिए, मेरे जैसे के लिए काफ़ी मेरे में सुधार आई है कि अमुक चीज़ जो मैं रेकलेसली करता था या मैं टाइम पे उसकी अहमियत नहीं रखता था, आज मुझे अहमियत करनी पड़ती। मेन क्वालिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो डिलीवर कर नहीं रहा हूँ कि कर रहा हूँ, वो एक बात होगी। और सबसे ज़्यादा ब्रोकर लोग के लिए भी, अभी ब्रोकर भी जो आज जो चैनल पार्टनर जो कहते हैं हम, वो भी जानकार हो गया प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सच्चा प्रोडक्ट ही बेचता है अभी। और जो रजिस्टर्ड रहता है उसकी जो रेजिडेंशियल सेल है उसमें भी उसको काफ़ी सहायता मिलती है। तो वो सब चीज़ें अभी रेरा के कारण और ट्रांसपेरेंट और वर्केबल हो गई है। तो कह सके कि ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कितना वैल्यू ऐड कर रहा है अभी? स्टेक होल्डर परसेंटेज वाइज कस्टमर के लिए मैं तो बोलता काफ़ी है। आज कस्टमर को ये मालूम पड़ता है कि ये तारीख को मेरा घर मिल सकता है, ये महीने में अगर मैं ये घर मिलेगा तो मेरे बच्चे की एडमिशन ये तारीख पे हो जाएगी, बिकॉज 9% इज अ बिग अमाउंट फॉर अ बिल्डर टू पे फॉर ऑल बुक अपार्टमेंट्स। दूसरी बात ये है कि उसके कारण जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट में जाना चाहिए उसकी मॉनिटरिंग रेरा करती है, तो जब तक ओसी नहीं आता तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते। तो हर बिल्डर का ये होता है कि जितना जल्द वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे और सब तरीके से ओसी लेके फिर वो क्लियर हो जाता है। तो दैट इज वाई रेरा इज बिकमिंग अ बिग इंस्ट्रूमेंट फॉर बोथ कस्टमर एंड डेवलपर, दोनों के लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत फायदेमंद रहती है। ग्रेट। तो इसमें एमसीएचआई क्रेडाई का क्या रोल है? आप किस तरह से इसको, आपको मददगार आपको हो रहा है या आप इसको किस तरह से निभा रहे हैं? तो एमसीएचआई क्रेडाई इंस्पेक्शन जब से चालू हुई 1 मई 2017 से, उसके पहले भी जो रूल्स थे, जो रूल्स फ्रेम करने में हमको एक चांस मिला था देन गवर्नमेंट के साथ, जो तो हम लोग की जो सूचना थी, जो समझ थी, वो हमने बताई, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया काफ़ी सारी चीज़। अब कैसा है कि कस्टमर्स के लिए एक रिकंसिलेशन होती है, तो हर कंप्लेंट रेरा में नहीं जाती है, एक ग्राहक पेट और एक एमसीएचआई का मेंबर, वो दोनों बैठ के बिल्डर का जो प्रॉब्लम है और कस्टमर का जो प्रॉब्लम, उनकी सुनवाई होती है। अच्छा। सुनवाई करने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 60% to 70% केसेस आर सॉल्व्ड विदाउट गोइंग टू रेरा। ये रिकंसिलेशन बेंच
मतलब रेरा तक जाने की जरूरत ही नहीं, आपके वहां पे ही ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल सकती है। बिल्कुल मीन्स रेरा ही रिकंसिलिएशन अपॉइंट करती है, रेरा के अंदर ही दायरे में, पर वो जो नेक्स्ट लेवल है कि हाँ, रेरा का नहीं सुना फिर कोर्ट में जा सकता है। तो पहले हम लोगों ने एक रिकंसिलिएशन सेल किया जो एड्रेस करती है, करीबन 35 जन हमारी टीम में से और 35 जन गिराक पेट की टीम में से, टू गेट न्यूट्रलिटी ऑफ द पर्सन, और वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब तक कितने ऐसे केसेस आपने सॉल्व किए होंगे? मेरे ख्याल से नहीं तो 10,000 केसेस सॉल्व किए होंगे। ओके, मतलब बिग इतने नंबर। केसेस थे, मतलब मुंबई में केसेस अनइवन। कैसा हाँ। था निशा जी, आप समझो 2017 में जब ये आई रूल, तो उस टाइम किसी का टाइमलाइन किसको मालूम नहीं था, कितना सीरियस रहता था, क्या रहता था। ऐसे करते करते काफी अभी केसेस बाहर निकल गई है, और उसमें छोटे छोटे केसेस रहते कि किसी ने 3 दिन पोजीशन नहीं दिया, किसी ने पार्किंग नहीं दिया, किसी का और कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। तो देयर आर सेवरल थिंग्स, इट्स नॉट ओनली पोजीशन, किसी का पैसे का डिस्प्यूट है, किसी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा रहता है कि 1080 था तो 10% या 80% नहीं दे रहा है। खाली बिल्डर का भी नहीं है, खाली कस्टमर का नहीं, कभी बिल्डर का भी प्रॉब्लम रहता है कि भाई 1080 में स्कीम क्या भी पैसा भर नहीं रहा है जो एंड यूजर है। तो सारी चीजें को करते करते करीबन मेरे ख्याल से काफी सुझाव हो गई और काफी चीज सिंप्लीफाइड हो गई विदाउट गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेरा। तो मतलब करते करते बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए भी होंगे और उसमें सोल्यूशन भी मिला होगा। देखो जैसा नया कायदा आता है तो प्रॉब्लम्स तो दिक्कतें तो बहुत सारी आती है, सही। जैसे समय जाते जाता है तो उसको सुधार और उसको वापस उसके परिवर्तन करने में वो जो अभी जो रेरा कर रही है, तो नए नए इवॉल्विंग सॉल्यूशंस ला रहे हैं और नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रही है। तो कह सकते हैं महाराष्ट्र एक पायोनियर रहा है रेरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा इम्प्लीमेंट हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी उतना ही वाइड पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते, जब हम शुरुआत करती माँ बोलते तो महाराष्ट्र बोलते माँ, तो रेरा हमारे लिए एक माँ जैसी है, हर चीज का एक सोल्यूशन लाती है, हर चीज का एक सेटिस्फेक्शन लेके आती है, हमारे लिए भी नहीं कस्टमर के लिए। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में लगभग 40% रेवेन्यू का वैल्यू जो सेल होता है ऑल इंडिया में वो महाराष्ट्र से होता है। और आज जस्ट 3-4 दिन पहले भी आया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1 क्वार्टर देयर आर महाराष्ट्र हैज डन एक्सट्रीमली वेल इन रियल एस्टेट and where Mahara has put in new projects, which is the largest in the country. तो कह सकते हैं कि महारेरा एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है बिल्कुल पूरे देश में रेरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो रेरा में ना सिर्फ आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिलने का एक आश्वासन मिलता है, लेकिन आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो उसमें कहीं ना कहीं सुलझाव आपको उसमें मिल जाएगा। हम हाल फिलहाल देख रहे हैं रीडेवलपमेंट, क्योंकि मुंबई में एक आइलैंड सिटी है और बहुत सारे पुराने कंस्ट्रक्शन है और अब जाके उसको एक सपोर्ट मिला है। रीडेवलपमेंट कैसे हो रहा है और उसमें रेरा का क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो रीडेवलपमेंट तो काफ़ी हो रही है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लैंड मुंबई में मिलना इम्पॉसिबल है। तो अभी जो भी है 48% ऑफ मुंबई इज कवर्ड बाय स्लम्स, तो वो सब रीडेवलप हो रही है। अभी इसमें एक खासियत ये हो रही है रीडेवलपमेंट में कि जिसका समझो आपकी सोसाइटी है, आपकी रीडेवलपमेंट की, तो आपके जो फ्लैट्स आपको दिए गए वो हमको एनलिस्ट करना पड़ता है। तो कोई बिल्डर में बदमाशी नहीं कर सकता, किसी और को अलॉट नहीं कर सकता। तो इतनी सेल्स जो आपकी है वो नई बिल्डिंग में पूरी आ जाती है। तो एंड बायर को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरा फ्लैट रिकॉर्डेड है और मेरा फ्लैट कोई और खरीद नहीं सकता है। तो वो एक बहुत जानकारी। दूसरी बात, जो पैसा जो गिराकों से फ्लैट लेके बेचता है, जब तक उसकी ओसी नहीं आती है माँ रेरा पैसा छोड़ता नहीं। तो वो पैसा उसी प्रोजेक्ट में जा रहा है, और उसी प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तो वो एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, नया कस्टमर का भी और एग्जिस्टिंग होम डेवलपर का भी रह जाता है। तो उसमें बहुत फायदा होती है। तो रीडेवलपमेंट के लिए इट इज बिकम अ लीगल इंस्ट्रूमेंट। अभी तो बहुत सारी सोसाइटी बैंक गारंटी नहीं मांग रही, उनको रेरा में कॉन्फिडेंस आ गया है कि बिकॉज ऑफ रेरा मनी इज नॉट गोइंग टू गो आउट एनीवेयर एंड द बिल्डर हैज टू कंप्लीट इट बिकॉज ऑफ द 9% पेनल्टी ऑफ इंटरेस्ट। तो काफी सुधार आ रही है और काफी कॉन्फिडेंस रीडेवलपमेंट, इसके लिए तो रीडेवलपमेंट इतनी कॉन्फिडेंस के बाहर आ रही है। लेकिन रीडेवलपमेंट में भी 2-3 प्रकार है, जैसे स्लम रीडेवलपमेंट है या हम देखते हैं टेनेंट रीडेवलपमेंट है, सब में ये नियम लागू है? बिल्कुल, स्लम में तो नहीं लगता बिकॉज स्लम का अथॉरिटी है, जब तक आप बांधेंगे नहीं तब कोई एफएसआई मिलेगा नहीं। पर जो टेनेंट है, जो रीडेवलपमेंट सोसाइटीज है, उनको सब में लागू है। इसमें एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सालों से बहुत स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं। हम देख रहे हैं जो बहुत सालों से बन के आधे पड़े हुए हैं, जो पुराने डेवलपर्स रेरा की वजह से या नए रूल्स की वजह से वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। क्या
मतलब इसमें उसके बड़े डेवलपर्स भी उनको ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन पे कैसे रेरा लागू हो रहा है? देखो निशा, इसमें दो बातें आ रही है। पहले तो महाराष्ट्र सरकार का मैं खूब आभार मानता हूँ, और 2020 में जो नए रूल्स लाए थे और 50% जो प्रीमियम्स की डिस्काउंट दी थी, उसमें से काफ़ी जो आप कह रहे हो वो स्टॉल प्रोजेक्ट बिकेम लाइव रिवाइव हो गए पूरे। और अब महारेरा एक स्पेशल काउंसिल करके कर रही है। अब इसमें कैसा है कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर रहते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग बिल्डर रहता है, एक तो एग्जिस्टिंग फ्लैट परचेसर रहता है, अलग अलग कंसल्टेंट के कुछ बाकी रहते हैं। तो ये सबको एक बोर्ड पे लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए समय लग रहा है, और सबकी मांग अलग अलग रहती है। किसी को घर चाहिए, किसी को इंटरेस्ट बाकी है, किसी का वो प्रोजेक्ट में वायबिलिटी नहीं बैठती। तो महारेरा इज वर्किंग, देयर इज एन रिटायर्ड IAS ऑफिसर हु इज वर्किंग ऑन दिस थिंग, Mr. Sanjay Deshmukh. They are now segregating it and making it what is doable, what is not doable, and with the help of the existing government under the leadership of the chief minister and deputy chief ministers, they are finding a solution to complete this in short time. बहुत बड़ी बात है, कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे काफी स्टॉल प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं जिसको रिवाइवल की जरूरत है, और अच्छे डेवलपर्स उसको एक्वायर करें तो वो अच्छे से जल्दी सबको घर मिल सकता है। जरूर होगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड डेज। वही हम देख रहे हैं कि महारेरा ने अभी हाल फिलहाल में एक एडवर्टाइजिंग बॉडी के साथ टाई अप किया। कह सकते हैं कि बहुत सारे कंप्लायंस इश्यू उनको दिखे, या वो उन्होंने एक रेस किया, क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो नहीं है। आई थिंक महारेरा इज इवॉल्विंग। अभी रोज नई एक प्रॉब्लम आ रही, तो दे आर ट्राइंग टू स्पेशलाइज इट। अब जैसे PwC को अपॉइंट किया फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने के लिए, गिराक पेट को अपॉइंट किया रिकंसिलेशन के लिए। तो नए नए एजेंसीज आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। So ACI is a government association, so they have more confidence in them. Plus, tomorrow any customer having a problem with advertisement, they can connect with them directly because they have a redressal cell on the spot, rather than going to RERA, then taking time to be heard in the segregation. जैसे आप अलग अलग ये रहते, तो उसको करने के लिए मेरे ख्याल से ASI is a good thing, it's a welcoming. I don't think it's a wrong thing. I am very positive about it. So there will be a check and balances of what people जो आप गिराक को बता रहे वो है कि नहीं, वो डिसिप्लिन आ जाएगी। नहीं तो ओवर द बोर्ड कोई चला जाता है कंपटीशन में, तो वो सब ध्यान रखने के लिए मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आपने MCHI के जो जितने भी मेंबर्स होंगे, क्या आप उनको अवेयर करने के लिए कोई मुहिम चला रहे हैं? क्योंकि कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, हम देखते हैं, उनको आप कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? तो बेसिकली हमारा कैसा था, हमारे एक कमेटी रहती है, रेरा कमेटी। तो किसी को कोई तकलीफ आती है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कोई नया सर्कुलर है, जैसा भी एक नया सर्कुलर आया है, तो 14 इज द लास्ट डेट हमको करना है कि इसमें बैंक अकाउंट में अभी 3 अकाउंट खुलेंगे। तो उसके बारे में हम लोग एक कमेटी रखे, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे अलग मेंबर के साथ। हम लोग के मुंबई में साधारण 1800 मेंबर है, उनकी राय लेते हैं जो बेस्ट है इंडस्ट्री के लिए। फिर हम लोग अपील करके सजेशन महाराष्ट्र चेयरमैन को देते, फिर उनका सुझाव जो एक्सेप्ट करते वो इतना एक्सेप्ट करते, नहीं एक्सेप्ट करते तो वी हैव टू फॉलो द रूल। So it is in the interest of the end customer and us that we are disciplined in financial part of it. तो ये तो हमारे ongoing process है। हम लोग काफ़ी सेमिनार करते हैं। In fact, soon we are having a small interaction with the RERA officials, ताकि जो अभी नई वेबसाइट आई है, प्लस जो रिस्पॉन्स टाइम कि ये पॉइंट पे क्यों रिवर्स आती है, वो सब बात की हम लोग एक स्पष्टता करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे मेंबर को एडुकेट करके, और ये प्रस्ताव से जाना चाहिए और ये अलग प्रस्ताव से नहीं जाना चाहिए। तो रेरा में भी ऐसा है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। आपको जो डिसिप्लिन, जैसे आपने कहा कि जो फॉर्म भरना है वो डिसिप्लिन भरना, वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं रेरा ने एक डिसिप्लिन लाया है डेवलपर्स में, और एक विश्वास, क्योंकि घर लेना बहुत बड़ी बात होती है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देते हैं, और समय सर और अच्छा घर मिले, जैसा दिखाए वैसा मिले, तो उसमें उनको विश्वास ज्यादा बनता है, और वही क्रेडिबिलिटी बनती है डेवलपर्स की। सी आई थिंक रेरा का कैसा है, देयर आर टू थिंग्स। रेरा कमिंग एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अबाउट डिसिप्लिन, बट मुझे लगता है इन टाइम टू कम वी माइट आल्सो गेट एन इंडस्ट्रियल स्टेटस which normally real estate doesn't have. हमारे सप्लायर सीमेंट वाले जो हम उसके बेस्ट गिराकदार, वो इंडस्ट्री स्टेटस में रह रहे हैं, हम जो खरीदते वो इंडस्ट्री स्टेटस में नहीं है। तो इसके कारण शायद ACI भी आने का कारण भी वही है कि वी आर गेटिंग मोर regularized under a regulatory which will give us a status of industry. So I think it's a positive thing, it's not nothing negative.
तो एक मांग आपने रखी दी है, तो और मैं जानना चाहूंगी कि सरकार से और कैसे ऐसे प्रावधान की आप अपेक्षा करते हैं कि इसको पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। सी कहना क्या है कि एक इंडस्ट्री स्टेटस आ गई तो काफ़ी फ़र्क पड़ती है। दूसरा कैसा हमारा सबसे बड़ा मांग जो हम हर बार कहते हैं कि जीएसटी ऑन रीडेवलपमेंट, जो आदमी जो खुद के घर में रह रहा है वो रीडेवलप कर रहा है, उस पे वापस जीएसटी मार्केट वैल्यू पे लगाना थोड़ा दिक्कत हो रही है। उसमें कैश फ्लोज की प्रॉब्लम आती है और जो आदमी ने इतने साल अपना घर संभाला उसको 5% लेस मिलता है। तो गवर्नमेंट से एक ही ये है निवेदन है कि आप जीएसटी एटलीस्ट ऑन रीडेवलपमेंट वो न करें। दूसरी बात जो हाउसिंग फॉर ऑल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के एक जो ये लगाया है कि भाई हाउसिंग फॉर हर भारतीय को अपना घर रहना चाहिए, तो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए दो चीज़ की ध्यान रखना चाहिए कि एक तो 30 स्क्वायर मीटर है उसको बढ़ा के 60 स्क्वायर मीटर रखना चाहिए। और कैसा है कि बॉम्बे में करीबन 26 डिस्ट्रिक्ट ये है, तो 26 के 26 के अलग अलग रेट रहते हैं, तो इसके लिए कोई प्राइस टैग नहीं रहना चाहिए। आप 60 स्क्वायर मीटर के घर बांधिए, उसको आप कंसिडर इट एज हाउसिंग फॉर ऑल एंड अ पार्ट ऑफ द स्कीम, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू 30 स्क्वायर मीटर एंड प्राइस। तो दोनों चीज़ तो होती नहीं है। तो कह सकते हैं जियोग्राफिकली जहाँ पे जैसी जरूरत है वैसा इम्प्लीमेंटेशन होना कम चाहिए। से कम मुंबई के लिए तो काफ़ी, एक आदमी सामान्य आदमी एक 1-2 बेडरूम में रहेगा तो उसको अच्छी घर मिलनी चाहिए, उसको एक अच्छा ये चीज़ होना चाहिए। तो वापस 300 स्क्वायर फीट में अगर फिर वो 3 साल के बाद बच्चे होंगे, कोई फैमिली बड़ा हो जाएगा तो वो बेच के वापस का, तो मेरे हिसाब से 60 स्क्वायर मीटर जो अभी हाउसिंग फॉर ऑल के प्रोजेक्ट में है वो सबके लिए लागू होना चाहिए, मैं वो कहना चाहता हूँ, कोई अलग बात नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली। हाल ही में एक रिपोर्ट आई नाइट फ्रैंक की, और रियल एस्टेट कह सकते हैं जो घर बिके हैं वो सबसे ज्यादा मुंबई में बिके हैं। अभी हाल फिलहाल मुंबई रियल एस्टेट की कैसी स्थिति है? So, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट 42% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र। मुंबई में सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है। जैसे आपने कहा कि बिकॉज ऑफ मारेरा एंड बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डेवलपर्स लाइक अस, हम लोग टाइम पे कर रहे थे तो कॉन्फिडेंस आ गई। कोरोना के बाद सबको ये एहसास हो गया कि खाली शेयर्स लेना या गोल्ड रख के कोई फ़ायदा नहीं। अब घर में रहो, घर का यूसेज करो और उसकी प्राइस भी बढ़ रही है। तो दैट इज़ द ओनली, मैं कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट इज सच अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंस कि आप वापर भी सकते हो और उसका भाव भी बढ़ता है। गोल्ड कॉइन्स को कोई वापर नहीं सकता, शेयर्स कोई वापर नहीं। दिस इज द ओनली टेंजिबल एसेट जहाँ पे आप वो वापर सकते हैं और उसका प्रभाव बढ़ता है, प्लस उसके लॉन्ग टर्म टैक्स है, बहुत सारे फायदे हैं। और एक सेंटिमेंट वैल्यू भी जुड़ी हुई है, तो कह सकते हैं घर तो सबको चाहिए। मैं सेंटिमेंट से ज़्यादा निशा बोल सकता है स्टेबिलिटी वैल्यू है। ट्रू। एक आदमी को मेरे ख्याल से ये है कि एक बार घर हो गया, उसका एक रहने का स्थान हो गया, तो उसको एक कॉन्फिडेंस अलग आ जाती है, एक स्फूर्ति आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट बात है। रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से एक छोटे से कह सकते हैं ना समय में रेरा को इतनी अच्छी तरह से समझाया है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुंबई के डेवलपर्स भी उतने जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल में जानकारी देने के लिए। निशा जी, अलग बात है कि रेरा ने हमको जागरूक कराया एंड आई थैंक रेरा एंड आई थैंक द प्रेजेंट पर्सन ऑफ रेरा आल्सो, अजय मेहता जी। ही इज सच अ amicable person, he shares his views and makes us also do the right thing. So thank you very much and all the best. थैंक यू सर। Thank you.